आज हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसका जो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वर कंसीडर्ड सेपरेट। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को पहले अलग अलग समझा जाता था, अनरिलेटेड समझा जाता था, फिनोमेना फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय के लिए। लेकिन बाद में ये इन दोनों के बीच में एक रिलेशन निकला। इन द अर्ली डिकेड्स ऑफ द 19th सेंचुरी, experiments on electric current by Oersted, Ampere and a few other stabilized that the fact of that electricity and magnetism are interrelated. उसके फिर बाद 19th सेंचुरी के लास्ट में ऑस्टेड और एम्पियर वगैरह ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए जिससे हमें पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में रिलेशन है। जिसे आप पढ़ चुके हैं कि जब भी हम किसी वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाती है। दे फाउंड दैट द मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो मूविंग चार्जेस होते हैं किसी भी वायर में वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन इलेक्ट्रिक करंट डिफ्लेक्ट अ मैग्नेटिक कंपास निडल प्लेस्ड इन इट्स विसिनिटी, यानी जब भी हम एक इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर को एक मैग्नेटिक कंपास के आसपास रखें तो वो जब भी हम उस सर्किट को पूरा करेंगे तो उसमें से जो करंट फ्लो होगा उसके वजह से जो कंपास की निडल होगी वो डिफ्लेक्ट करेगी। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। दिस इज नेचुरली रेज द क्वेश्चन लाइक इज द कन्वर्स ऑफ द पॉसिबल इफेक्ट, इज द कन्वर्स इफेक्ट इज पॉसिबल, यानी इसका क्या उल्टा भी पॉसिबल हो सकता है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें तो क्या करंट जनरेट हो सकता है। कैन मूविंग मैग्नेट्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, यानी चलती हुई जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं उनकी वजह से क्या करंट प्रोड्यूस हो सकता है। डज द नेचर परमिट्स सच अ रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में क्या ये नेचर ऐसा होने देगा। द आंसर इज सराउंडिंग यस, द आंसर इसका यस है। द एक्सपेरिमेंट ऑफ माइकल फ्राडरी इन इंग्लैंड एंड द जोसेफ हेनरी इन यूएसए, तो जो माइकल फ्राडे और जोसेफ हेनरी थे वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन कर रहे थे एक ही एक्सपेरिमेंट। तो इंग्लैंड में थे, यूएसए में थे। कंडक्टेड अराउंड 1830 में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। डिमॉन्स्ट्रेट कंक्लूसिवली दैट द इलेक्ट्रिक करंट वर इंड्यूस्ड इन क्लोज्ड कॉइल व्हेन द सब्जेक्टेड टू चेंज मैग्नेटिक फील्ड, यानी उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट में ये बताया कि कोई भी एक क्लोज्ड कॉइल हो, अगर उसमें मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया जाए तो उस कॉइल में एक इंड्यूस करंट फ्लो होता है। तो आप देख सकते हैं इस फिगर में इनके एक्सपेरिमेंट जो हम आगे पढ़ेंगे उसी को हम इंड्यूस करंट कहते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द फिनोमेना एसोसिएटेड विद द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड द अंडरस्टैंड द अंडरलाइनिंग प्रिंसिपल। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के जो चेंज होने से क्या क्या चेंज होते हैं, क्या क्या होता है, उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। द फिनोमेना इन विच द इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड, ऐसा फिनोमेना जिसमें इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो, किसकी वजह से, बाई वेरिंग द मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को वेरिंग करें यानी बल दें तो उसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको हम उस फिनोमेना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। तो व्हेन फैराडे फर्स्ट मेड पब्लिक हिज डिस्कवरी दैट द रिलेटिव मोशन बिटवीन अ वायर मैग्नेट एंड अ लूप वायर लूप प्रोड्यूस अ स्मॉल करंट इन द लेटर and he was asked what is the use of it. He reply was what is the uses of newborn baby. ठीक है। तो जब माइकल फ्राडे ने अपने जो एक्सपेरिमेंट किया ये वाला कि एक उन्होंने कॉइल ली, उन्होंने वायर मैग्नेट ली, उसको मूव किया वायर मैग्नेट को आगे पीछे, तो उससे जो एक स्मॉल करंट जनरेट हुआ, बहुत ही स्मॉल अमाउंट, जिसे गैल्वेनिमीटर में नापा। तो लोगों ने उनसे पूछा कि इसका क्या यूज़ है। तो फ्राडे ने जवाब देते हुए कहा कि एक नए बॉर्न बेबी का क्या यूज़ होता है। तो यानी अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है, इसके बाद फिर हम लोगों ने इसके बहुत सारे यूज़ इस ज़माने में करने लगे। जैसे हम लोगों ने टरबाइन वगैरह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो इसी से है। हमारा जो एसी जनरेटर होता है वो इसी पे वर्क करता है, और चीज़ें बहुत सारी हैं जो इस पर वर्क करती हैं। द फिनोमेना ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज़ नॉट merely of theoretical or academic interest but also a practical utility, यानी ये हमारे से पढ़ने के लिए काम में नहीं आता, मतलब इसे हम लोग अपनी जो डेली लाइफ में है उसमें भी यूज़ करते हैं। इमेजिन अ वर्ल्ड वेयर देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी, नो इलेक्ट्रिक लाइट्स, नो ट्रेन एंड नो टेलीफोन एंड नो पर्सनल कंप्यूटर। अगर ये सारी चीज़ें ना होती तो इसे हम लोग
तो हमारी दुनिया कैसी होती है आप एक इमेजिन करिए। अगर हमारे जो फराडे और हेनरी का एक्सपेरिमेंट ना कर, अगर ये डेवलप ना हो करते इलेक्ट्रिक करंट को, इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट को, तो ये आज तक हम चला नहीं पाते। इसमें जब करंट प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा जब ये मैग्नेट रुक जाएगी, यानी जब इसमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी, तब इसमें करंट जो है वो बनना बंद हो जाएगा। मतलब देखिए, जब अगर इसको हम आगे ले जाएंगे तो ये जो लाइनें जा रही हैं मैग्नेटिक फील्ड की, ये और इसके अंदर घुसेंगे तो जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज़्यादा अंदर आएंगे इसके उतना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। अगर हम इसे दूर ले जाएंगे तो इससे कम होती आएंगी, तभी हमारा फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो जो फ्लक्स चेंज होगा तो उसकी वजह से हमारा करंट प्रोड्यूस होता है। ये आप इंडक्शन में ध्यान देंगे अगर सर्किट क्लोज हो तो अगर हम लोग इसे स्टेशनरी कर देंगे तो इसकी आती इससे इतनी ही जाएंगी। मान लीजिए यहाँ से 6 लाइन जा रही हैं तो 6 ही जाती रहेंगी, जिसमें कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगा, यानी हमारा फ्लक्स चेंज 0 होगा। इसकी वजह से नो करंट प्रोड्यूस होगा। व्हेन द मैग्नेट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द कॉइल, अगर हम लोग मैग्नेट को इस साइड डायरेक्शन में ले जाएं, दूर ले जाएं, अवे फ्रॉम द कॉइल, द गैल्वेनोमीटर शो रिफ्लेक्शन इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो गैल्वेनोमीटर जो हमारा वो डिफरेंट डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन शो करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसके वजह से ही हम इसे ही हमें बताता है कि करंट की डायरेक्शन बदल गई है। विच इंडिकेट्स रिवर्सल ऑफ द करंट एज डायरेक्शन, यानी हमने करंट की डायरेक्शन को बदल दिया है। अगर हम मैग्नेट को दूर ले जाएंगे तो करंट की डायरेक्शन होगी बदल जाएगी। मोर ओवर व्हेन द साउथ पोल ऑफ द वार मैग्नेट इज मूव टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कॉइल, द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर आर अपोजिट टू द ऑब्जर्व्ड विद द नॉर्थ पोल फॉर द सिमिलर मूवमेंट। जब हम नॉर्थ पोल को अगर इसके सामने लाते हैं तो डिफ्लेक्शन अलग अपोजिट साइड में होगा, और अगर हम लोग साउथ पोल को इस साइड में लाते हैं तो डिफ्लेक्शन अलग होगा। द हेनरी एक्सपेरिमेंट ऑफ द फैराडे एंड हेनरी, द एक्सपेरिमेंट ऑफ द फैराडे एंड हेनरी, द डिस्कवरी एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन are based on the long series of experiment carried out by the Faraday and Henry। जो डिस्कवरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद इसे हासिल किया गया है, जो फैराडे और हेनरी ने किए थे। वी शैल नाउ डिस्क्राइब सम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। तो हम इन एक्सपेरिमेंट को डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 1। तो फिगर 6.1 देखें हम लोग, तो इसमें एक ये कॉयल है C1, ठीक है, एक मैग्नेट है बार मैग्नेट, और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा है। shows a coil C1 connected to a galvanometer G। जो हमारी कॉयल है C1 वो गैल्वेनोमीटर G से कनेक्टेड है। When the north pole of the bar magnet is pushed toward the coil, जब हम लोग जो बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो हम लोग कॉयल की तरफ मूव करते हैं, द पॉइंटर ऑफ द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट, जो ये पॉइंटर होता है गैल्वेनोमीटर का वो डिफ्लेक्ट करता है, इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉयल। ये हमें बताता है कि इस कॉयल में करंट प्रोड्यूस होता है। द डिफ्लेक्शन लास्ट एज लॉन्ग एज द बार मैग्नेटिक इन द मोशन, अगर जब ये डिफ्लेक्शन तब तक रहेगा जब तक बार मैग्नेटिक जो बार मैग्नेट होती है वो मूव करती रहे, चाहे आगे करे चाहे पीछे करे, जो मूव करती रहेगी तब तक इसमें करंट प्रोड्यूस होता रहेगा। द गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन व्हेन द मैग्नेट इज हेल्ड स्टेशनरी। जब इसमें जब further deflection, hence the current is found to be large when the magnet is pushed towards or pulled away from the coil is fast। अगर हम इसका मैग्नेट को ज़्यादा तेज चलाएं, ठीक है, आगे पीछे करें, जिसकी वजह से ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा, ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा तो ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। इसमें हमें ये बता रहे हैं। इंस्टेड व्हेन द बार मैग्नेट इज हेल्ड फिक्स्ड एंड द coil C1 is moved towards or away from the magnet, द सेम इफेक्ट ऑब्जर्व। अगर हम मैग्नेट को फिक्स कर दें और हम कॉयल को आगे पीछे करें तब भी तो फ्लक्स चेंज होगा, तो जिसकी वजह से भी हमारा जो करंट उसमें प्रोड्यूस होगा। इट शोज दैट इट इज़ द रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉयल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉयल। तो हमें ये दिखाता है कि इन दोनों के बीच अगर हम रिलेटिव मोशन करवाएं तो हमारा करंट प्रोड्यूस होता है, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कराता है इंडक्शन के द्वारा। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 2। तो फिगर नंबर 6.2 को देख लेंगे हम लोग पहले। तो हमारे पास फिगर नंबर 6.2 ये है कि C1 और C2 दो कॉइल हैं, क्लोज लूप है, इनमें भी इसमें गैल्वेनोमीटर, इसमें एक में बैटरी लगी है। तो अगर हम इसमें बैटरी लगा दी
तो इसमें जो करंट फ्लो हो जाएगा, तो भी ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगी। तो सिंपल सा, जैसे आपने ऊपर पढ़ा है कि यहाँ पे एक मैग्नेट थी, अब हमने यहाँ पे एक बैटरी लगाकर इस कॉइल को मैग्नेट बना दिया है, और इसमें हम लोग फ्लक्स चेंज करवाएंगे तो फिर इसमें करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। यानी कॉइल के द्वारा कॉइल में करंट प्रोड्यूस कैसे होता है। द वायर मैग्नेट इज रिप्लेस बाई ए सेकेंड कॉइल C2 कनेक्टेड टू अ बैटरी। हमने कनेक्टेड कर दिया तो उसको बैटरी को। current द स्टडी करंट इन द कॉइल 2 प्रोड्यूसेस अ स्टडी मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इसमें करंट फ्लो करेंगे तो इसमें भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। एज द कॉइल C2 इज मूव टूवर्ड्स द कॉइल C1, अगर हम C1 को C2 के पास ले जाएं तो इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। द गैल्वेमीटर शोज अ डिफ्लेक्शन, तो हमारा जो इसमें गैल्वेमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। दिस इंडिकेट दैट द इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल C1, यानी हमें ये बताता है कि इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट हो वो इंड्यूस हो चुका है C1 में। वैन C2 इज मूव्ड, अगर हम C2 को मूव करें अवे फ्रॉम, अगर हम इसे C2 को दूर ले जाएं, ठीक है, तो द गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन अगेन बट इन अपोजिट डायरेक्शन में दिखाएगा, है ना, क्योंकि इसमें अगर हम दूर ले जाएंगे तब इसमें फ्लक्स चेंज होगा, फिर इसमें करंट प्रोड्यूस होगा और इस बार डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। द डिफ्लेक्शन लास्ट एज लॉन्ग एज द कॉइल C2 कॉइल इन मोशन। ये डिफ्लेक्शन तब तक रहेगा जब तक हमारा ये आगे या पीछे होता रहेगा कॉइल C2। व्हेन द कॉइल C2 इज हेल्ड फिक्स्ड, अगर हम C2 को फिक्स्ड कर दें, एंड C1 इज मूव्ड, अगर हम C2 को चलाएं तो भी फ्लक्स चेंज होगा। द सेम इफेक्ट आर ऑब्जर्व्ड, अगर हम इसे फिक्स कर दें और इसे चलाएं तब भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी इसके अंदर, इसकी वजह से फिर इसमें करंट प्रोड्यूस होगा, तो फिर से करंट गैल्वेमीटर का डिफ्लेक्शन शो करेगा। अगेन इट इज़ द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड दैट इंडिकेट्स द इलेक्ट्रिक करंट। तो हम समझ सकते हैं इसमें अगर रिलेटिव मोशन करें इन दोनों का तो करंट प्रोड्यूस होगा हमारा इसमें। तो अब हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 3, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट था, यहाँ पे भी इन्होंने जो है कि स्विच को कनेक्ट नहीं करा, अभी स्विच ओपन है। C2 हमारी जो एक कॉइल है और ये C1 हमारी कॉइल है, ये पूरी क्लोज है C1, और C2 भी हमारी क्लोज नहीं है। जैसे ही अगर हम इसमें जो क्लोज करेंगे तो इसमें एकदम करंट फ्लो होगा हाई लेवल पे। जैसे ही करंट फ्लो होगा तो इसमें एकदम मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इसमें तो एकदम मैग्नेटिक फील्ड जाएगी, ठीक है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे जाएंगी ना इसके अंदर से, ठीक है, एकदम। और फिर हम अगर फिर ओपन कर दें स्विच को तो एकदम ये बंद हो जाएंगी, जिससे हमारा यानी पहले फ्लक्स आया फिर चला गया, तो ये फ्लक्स का चेंज हो रहा है। अगर फ्लक्स का चेंज होता है यानी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप प्रोड्यूस हो जाएगी, इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा कॉइल C1 में। तो देखते हैं कैसे। द अबव टू एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल। हमने ऊपर पढ़ा अभी 2 एक्सपेरिमेंट में जिसमें कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन करवा रहे थे हम लोग, या फिर कॉइल को मूव करवा रहे थे या फिर मैग्नेट को मूव करवा रहे थे। थ्रू अनदर एक्सपेरिमेंट, अगर हम एक्सपेरिमेंट 3 देखें फैराडे का, फैराडे शोज दैट दिस इज द रिलेटिव मोशन इज नॉट एन एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट। हमें उन्होंने बताया कि हमें जो रिलेटिव मोशन है वो ज़रूरी नहीं कि हम दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन करवाएं, हम लोग उस तरीके से करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप लोग जब फिगर नंबर 6.3 में देख सकते हैं, 2 कॉइल हमारे पास, सोर्स 2 कॉइल C1 एंड C2, ठीक है, दोनों स्टेशनरी हैं, दोनों रुकी हुई हैं। ये कॉइल C1 इज कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है, वाइल सेकंड कॉइल C2 इज कनेक्टेड टू द बैटरी से कनेक्टेड है, जिसकी टैपिंग की ओपन है, ये वाली ओपन है, ठीक है। जब भी हम इसे क्लोज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ये जाएंगी, फिर हम इसे ओपन कर देंगे, फिर वापस आ जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड, यानी बंद हो जाएंगी, तो इससे कनेक्ट जो फ्लक्स चेंज होगा, जिससे करंट प्रोड्यूस होगा, इसमें EMF इंड्यूस हो जाएगा इसके अगल बगल, जिससे करंट हमारा फ्लो होने लगेगा, जिससे हम इंड्यूस करंट कहते हैं। इट इज ऑब्जर्व दैट द गैल्वेनोमीटर शोज अ मोमेंटरी डिफ्लेक्शन व्हेन द टैपिंग द की इज प्रेस। अगर हम की को दबाएंगे तो हमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। द पॉइंटर इन द गैल्वेनोमीटर रिटर्न्स टू इट्स जीरो इमीडिएटली। अगर हम जैसे ही की को पहले दबाएंगे तो एकदम चेंज होगी, फिर एकदम वो अपनी बात बराबर आ जाएगी, क्योंकि इसमें फिर से जब हम इसे हम क्लोज करेंगे, एक बार मान लीजिए क्लोज किया हमने, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम जाएंगी इसके पास, तो एकदम चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसके पास पहले कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, एकदम मैग्नेटिक फील्ड आई, तो एकदम इसमें चेंज होगा,
और एकदम फिर कुछ देर बाद ये कांस्टेंट हो जाएंगी, क्योंकि इसी से ये वाली गुजर रही है, तो अब कोई चेंज नहीं हो रहा है। और जैसे ही हम इसमें बंद करेंगे तो एकदम कम होने लगेंगी और बंद हो जाएंगी एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें इसमें चेंज आ जाएगा, जिसकी वजह से ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। द पॉइंटर इन द गैल्वेनोमीटर रिटर्न्स टू इट्स जीरो इमीडिएटली, कुछ देर बाद फिर वो जीरो पे आ जाएगा अपने आप। इफ द की इज हेल्ड प्रेस कंटिन्यूसली, ठीक है, अगर हम लोग उसे बार बार खोलें दबाएं, देयर इज नो एनी डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। अगर हम मान लीजिए कि इस की को हमेशा के लिए बंद कर दें, यानी क्लोज कर दें, तो इसमें करंट फ्लो होता रहेगा। तो एक बार तो ये इसमें हिलेगी, उसके बाद फिर ये कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि इससे लगातार जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फिक्स मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि दोनों रुकी हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है फिक्स्ड, यानी तीन की तीन ही जाएंगी। ठीक है, इसमें से कोई ज़्यादा ना कम हो रही है, ठीक है, ना कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो चेंज नहीं होगा, फ्लक्स का चेंज जीरो होगा, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, यानी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा गैल्वेनोमीटर। व्हेन द की इज प्रेस अ मैंडेटरी डिफ्लेक्शन इज ऑफ, अगर हम लोग इसे बार बार खोले बंद करें तो ये हमारा गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन में। अगर हम लोग ठीक है अपोजिट डायरेक्शन में शो करेगा। इट इज़ आल्सो ऑब्जर्व दैट द डिफ्लेक्शन इंक्रीज dramatically when an iron rod is inserted into the coil along their axis। अगर हम इनके एक्सिस में एक कॉयल और अंदर डाल दें तो हमारा जो डिफ्लेक्शन होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि जिसकी वजह से हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो ज़्यादा चेंज हो जाएगा। इसकी वजह से हमारा जो इंड्यूस करंट होगा वो और ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स Faraday as great insight lay as in discovering a simple mathematical relation to explain the series of experiment he carried out on electromagnetic induction। जो ये फ्राइडे के सारे एक्सपेरिमेंट है उन्होंने एक फॉर्मूला के रूप में समझाने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया हमको इन सारे एक्सपेरिमेंट को समझाने के लिए। However, before we state the appreciate his law, अगर हम उनके इस लॉ को बताएं और उन्हें समझाएं, we must get familiar with the नोटेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। हम लोग समझेंगे अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, इसके नोटेशन कैसे किया जाता है। तो ये फाई ई को लिखते हैं हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा होगा, इसे हम लोग फाई ई से लिखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, फाई बी से लिखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स और फाई ई से लिखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड इन द सेम वे एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था वैसे ही सेम बिल्कुल मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। magnetic flux through a plane area A placed in a uniform magnetic field B can be written as, मान लीजिए एक प्लेन एरिया है ये A, इसका एक एरिया वेक्टर यहाँ पे है इसके परपेंडिकुलर प्लेन के, ये मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा है। तो इससे जो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड जा रही होंगी वही इसमें काउंट की जाएंगी। मान लीजिए इस साइड जा रही है तो इसका जो थीटा एंगल होगा तो ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। ठीक है, बी कॉस थीटा हो जाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है, तो ए के साथ जो बी कॉस थीटा आ रहा है तो इसका हमारा फॉर्मूला हो जाएगा फाई वी इज इक्वल टू बी डॉट ए। अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो वी ए कॉस थीटा आ जाएगा। वी आर थीटा इज द एंगल बिटवीन वी एंड ए, जो थीटा है जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। द नोटेशन ऑफ द एरिया एज अ वेक्टर हैज़ बीन डिस्कस्ड अर्लियर इन द चैप्टर। जो एरिया वेक्टर का हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके थे। इक्वेशन 6.1 कैन बी एक्सटेंडेड टू कर्व सरफेस एंड द नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे सरफेस आए, ठीक है, इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड हैज़ डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन एट द वेरियस पार्ट ऑफ द सरफेसेस एज सोन फिगर इन द 6.5। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये बहुत सारे सरफेस हुए और वहाँ पे अलग अलग जगह पर मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, तो हम लोग हर सरफेस एरिया का फ्लक्स निकाल कर उन सबको ऐड कर देंगे, क्योंकि फ्लक्स जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगी। तो मान लीजिए एरिया 1 है, ये वाला एरिया 1 है, तो हम इसका निकालेंगे V1, ठीक है, डॉट DA1 प्लस अगर मान लीजिए एरिया ये 2 हो जाएगा, ठीक है, एरिया 2 हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा B2 डॉट DA2, ठीक है, प्लस ऐसे करके हम लोग BN डॉट AN मल्टीप्लाई कर इन्हें सबको ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, जिससे हमारा पूरे एरिया का मैग्नेटिक फ्लक्स निकल आएगा। वेयर ऑल स्टैंड फॉर द
समेशन ऑल ओवर द एरिया, ठीक है, ये समेशन का साइन है कि सारे जो एरिया, जितने भी एरिया उन सबको ऐड कर हम लोग इससे निकल सकते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इज बेवर, इसकी जो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो एसआई यूनिट है वो बेवर है, और टेस्ला भी कहते हैं, टेस्ला इंटू मीटर, ठीक है, स्क्वायर, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी, हमने जाना है स्केलर क्वांटिटी, इसलिए डायरेक्ट ऐड होती है।